नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के बारे में, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण नामक पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो स्पेशली डिज़ाइन ही की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ठीक, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा कर ली थी मात्रक मापन की। अब हमें बात करनी है मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। सीधी सी बात करें कि कितने मीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर को मिलाकर 1 इंच बनता है। इन सभी बातों को हमें जानना है और इसमें से जो भी व्यवहारिक चीजें हैं उन्हें आप ध्यान रखने का प्रयास कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है, या साधारण सी भाषा में कहें तो 1 इंच में 2.25 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फिट दोस्तों 0.3 मीटर के बराबर होता है। यदि आपसे कहा जाए 1 फिट में या 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो दोस्तों 1 मीटर में 3 सही 1/3 फिट होंगे। ठीक, उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। फिर बात करते हैं 1 मील की। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। 1 नॉटिकल माइल, जिसे हम समुद्री मील भी कहते हैं, ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये होता है 1.85 किलोमीटर। ध्यान रखें, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर और 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। इन दोनों चीजों को आप याद रखें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो गए। फिर बारी आती है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। तो दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसे भी आप ध्यान रखें। 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं, या 1 पाउंड का वजन 453 ग्राम के बराबर होता है। 1 डाइन बराबर होता है 10⁵ न्यूटन। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। हम सभी जानते हैं, और पहले से भी जब हमने विज्ञान को पढ़ना, साइंस को पढ़ना शुरू किया था, उस समय भी अश्व शक्ति और ये वाट वगैरह लिखे आते थे कि 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। फिर यदि हम बात करें तापमान के कंटेक्स्ट या परिप्रेक्ष्य में, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 122 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आप ध्यान रख लें इस चीज को। 320 फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस चीज को भी याद रखें। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 2120 फ़ारेनहाइट। और यहां पर ये 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 बैरल बराबर कितना? 159 लीटर। यह प्रश्न मैंने आपसे वीडियो में पूछा था, शायद पिछला या आने वाले, मैंने किसी वीडियो में इस प्रश्न को पूछा है। पिछले वीडियो में शायद मैंने इस प्रश्न को पूछा है। ठीक, इसके बाद हमें चर्चा करनी है पदार्थ के गुणों की। तो दोस्तों, इसके पहले हम एक बात और जान लेते हैं। जो हमने टेम्परेचर वाली चीजें देखी, वहां पर अब बेसिक चीजें याद रख लें। जहां पर इक्वल दिख रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी आपको खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कितना रट लेंगे, इतने बराबर कितना, बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे में तो परेशान हो जाएंगे। तो आपको इसको निकालना सीखना है। यदि इस पुस्तक में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो मैं आपको वही निकालना सिखा दूंगा।
अदरवाइज इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा यदि आप इस बात की डिमांड करेंगे तो, और समय रहेगा तो इस बात को आप ध्यान रख लें। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पदार्थ के गुणों पर। तो दोस्तों, पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, मतलब फैलाव, कितना खींच सकते हैं। पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, सरफेस टेंशन, कैसे किस मात्रा में होते हैं इनकी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, आवश्यक नहीं है, लेकिन ये गुण होते हैं पदार्थों के, अलग अलग पदार्थों के। दोस्तों, श्यानता का गुण भी पाया जाता है, विस्कोसिटी, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। केशिकत्व क्या होता है, इसको भी हम बात में शामिल करेंगे। वायुमंडलीय दाब, एटॉमिक या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी या घनत्व, ये सभी शामिल हैं किसमें, पदार्थ के गुणों में। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इन गुणों की ही हमें एक एक करके विस्तार से चर्चा कर लेनी है। और दोस्तों, जो ये गुण हैं ये व्यवहारिक जीवन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और पीएससी अक्सर व्यवहारिक जीवन से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न बनाता है, और वहां पर हम छोटी सी मिस्टेक या जल्दबाजी में उस प्रश्न के उत्तर को गलत टिक कर देते हैं, और फिर एग्जाम के परिणाम में हमें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सारी चीजों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझने का प्रयास करना है। शुरुआत करते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी से। यह होता क्या है दोस्तों, यह वस्तु का वह गुण है जिससे उस पर बाह्य बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक आकार में आ जाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। कोई एक पदार्थ था, उसको आपने खींच के लंबा किया, और जब तक आप उसको दूसरी ओर खींचे रहे तब तक वो लंबा रहा, और जैसे ही आपने उसको खींचना बंद कर दिया वो अपनी पहले जैसी अवस्था में आ गया, जैसे कि रबर। ठीक, तो इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। ठीक, प्रत्यास्थता में वस्तु पर जो बाह्य बल लगाया जाता है उसे विरूपक बल कहते हैं। ध्यान रखें, जो हम बाह्य बल लगा रहे थे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विरूपक बल। मतलब रूप के विपरीत, जो रूप था उसको बिगाड़ दिया, उसको हमने बाह्य बल के द्वारा खींच दिया या दबा दिया। दोस्तों, खींचने बस की बात नहीं है, यदि आप रबर को प्रेस करेंगे और बल हटाएंगे तो वापस से फैल जाएगी, और खींचेंगे बल हटाएंगे तो वापस से सिकुड़ जाएगी। ये दोनों कंडीशनों पर एप्लीकेबल होता है। और जो ये बल आप लगाते हैं इस बल को ही कहते हैं विरूपक बल। कौन सा बल, विरूपक बल। इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों, वह पदार्थ जो इस गुण को प्रदर्शित करते हैं वे प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था रबर, और जितने भी गुण की चर्चा हमने करी है वे गुण हर पदार्थ में पाए जाएं यह आवश्यक नहीं है। यह भी मैंने आपको पहले ही बात बताई थी जब हम पदार्थों के गुण की बात कर रहे थे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं प्रत्यास्थता से संबंधित एक नियम की, जो कि हुक के नियम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वैज्ञानिक हुक ने इसे दिया होगा। अब इसके उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। जब हम स्प्रिंग के दोनों सिरों को अपने हाथों से पकड़कर खींचते हैं तो स्प्रिंग की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, परंतु जैसे ही हम उसके दोनों सिरों को छोड़ते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था या स्थिति में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की, कि आखिर पृष्ठ तनाव होता क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो द्रव होते हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। द्रव का मतलब है लिक्विड, तो द्रव्य का मतलब क्या है। ठीक, तो यहां पर बात की जा रही है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में या लिक्विड के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है। जो लिक्विड होते हैं, जो उनका सरफेस होता है, वो यह चाहता है
कि वो कम से कम स्थान घेरे, इसे ही हम कहते हैं कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति, जिस कारण से उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। जैसे पानी की बूंद है या कोई भी बूंद है, तो जो उसका ये स्वतंत्र पृष्ठ है, ये बाहर वाला, इसकी क्या प्रवृत्ति होती है कि यह कम से कम स्थान घेरे, तो पृष्ठ से अंदर की ओर एक ये बल लगाता है कि और छोटा हो जाए और सिकुड़ जाए, ठीक, जिस कारण से जो ये पृष्ठ है हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इस तनाव को ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसे आप ध्यान रखें और इसकी मात्रक को भी ध्यान रख लें, न्यूटन मीटर होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम उदाहरण की, जैसे बारिश की बूंदों का गोल होना। भाई चौकोर भी हो सकती थी, लेकिन गोल हो जाती है, क्यों? अंदर की ओर बल लगता है, कम से कम स्थान को घेरना चाहती है, जिस कारण से इनका सरफेस गोल हो जाता है। साबुन के बुलबुले का गोल होना, गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट लगना, सुई का जल की सतह पर तैरना, शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बालों का आपस में चिपकना। अब जैसे सुई का जल की सतह पर तैरना, जल की जो सरफेस वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है ऑलरेडी, तो जो सुई का प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए वो क्या करती है, तैरती रहती है उसके ऊपर। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगना है, ऐसा क्यों? जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो आपको ध्यान रखना है वो फैलने लगती है, या गर्म चीज़ के तो इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर हो जाते हैं, गर्म है ना, एक्साइटेड कंडीशन में आ जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। गर्म सूप जल्दी से फैल जाता है, प्रॉपर तरीके से हमारे जीभ में बढ़िया तरीके से मिक्स होकर फैल जाता है, तो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव वाला सेक्शन कैसे आया? ठंडा सूप क्या होगा, ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा तो सही तरीके से फैल नहीं पाएगा, गर्म सूप बढ़िया तरीके से फैल जाता है, जिस कारण से सूप हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है जब वह कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर बारी आती है श्यनता की या विस्कोसिटी की। अब ये क्या होता है भाई? द्रव या लिक्विड का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यनता कहलाता है, ठीक। जैसे पानी है और शुद्ध दूध है, शहद है, इनमें से सबसे ज्यादा शयन कौन है, सबसे कम शयन कौन है, बीच वाली स्थिति में कौन सी कंडीशन है? तो दोस्तों यहां पर शहद में सबसे ज्यादा शयनता पाई जाएगी, फिर दूध में, शुद्ध दूध में, और फिर पानी में। क्योंकि शहद में यदि आप शहद को किसी खाली सरफेस पर डाल देंगे तो इसकी बहने की गति सबसे धीमी होगी, दूध की थोड़ी सी तेज, और पानी सबसे जल्दी इधर उधर फैल जाएगा, बह जाएगा। यहां पर क्यों हो रहा है ऐसा? अब आप फिर से इस लाइन को पढ़ें, द्रव का वह गुण जिसके कारण विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध होता है, ठीक, उसे हम श्यनता कहते हैं। तो जो शहद है जब उसको आप सरफेस पे डालते होंगे तो ऐसी परतों के रूप में बहता है वो, ठीक। तो इन परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, उस गति का जितना ज्यादा विरोध जिस लिक्विड में होगा वह उतना ज्यादा श्यन होगा। ये गाढ़ा होता है जिस कारण से आपेक्षिक गति का विरोध ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं फैल पाता। इसी प्रकार से दूध की कंडीशन, पानी बहुत पतला होता है तो आपेक्षिक गति का विरोध इनके कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए जल्दी फैल जाता है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले आंतरिक घर्षण को श्यान बल कहते हैं। जो ये घर्षण काम करता है ना परतों के मध्य, उसे हम श्यान बल कहते हैं। दोस्तों किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, जिसका मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली है, बहुत महत्वपूर्ण मात्रक है, इसे आप ध्यान रख लें, प्रश्न आएगा। डेका पॉइज निम्न में से किसका मात्रक है? आपको लगाना होगा श्यानता गुणांक या श्यानता का मात्रक है, इसको आप ध्यान रखें। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? डेका पॉइज, ठीक। इसे पीआई कहते हैं हम, इसे पास्कल सेकंड भी कहा जाता है। यदि पास्कल सेकंड आपको ऑप्शन में मिले
तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। दोस्तों गैसों की श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, लगभग 1/1000। मतलब जितनी श्यानता द्रवों की होती है उसका 100वां भाग होती है गैसों की श्यानता। मैंने 1000 बोल दिया, यहां पर 1/100 है दोस्तों, ध्यान रखें। मतलब गैसें द्रवों की तुलना में बहुत 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 कम श्यान होती हैं। आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों, उतना सरफेस में जुड़ाव भी नहीं होता और दूर दूर होते हैं उनके अणु, तो उतना आपेक्षिक गति ही नहीं हो पाती, एकदम घर्षण नहीं हो पाता। अब द्रव में ज्यादा सटे होते हैं तो यहां पर आपेक्षिक जो गति है उसका विरोध ज्यादा हो जाता है। यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट के माध्यम से हमें हिंट जरूर कर दें। और आपको यदि हमारे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मात्र आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगना चैनल को सब्सक्राइब करने में। मैं आपके लिए पूरी वीडियो सीरीज बना रहा हूं, ना सिर्फ यूनिट 7, इसके अलावा 5 यूनिट की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट बन के रेडी है। इसके अलावा बाकी चीजों पर भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, किसके लिए, आप सभी के लिए। तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करें, सारे वीडियोस आपके हित में ही रहती हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप हमारे लिए जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात कर लेते हैं कुछ तत्वों की श्यानता के बारे में। ठीक, जैसे कि यहां पर टेबल जो बनी हुई है, 3 बेंचमार्क है। एक तरफ तो तरल लिखा हुआ है जिसकी श्यानता की बात करनी है, फिर तापमान लिखा हुआ है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या श्यानता होगी। श्यानता को यहां पर पास्कल सेकंड में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, डे का पॉइस भी या पॉइजली भी आप याद रख लें। ठीक, और फिर बात करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की श्यानता कितनी होगी, तो 1 होगी। 25 डिग्री पर दूध की होगी 2, 37 डिग्री पर रक्त की होगी 2.7, शहद की होगी 20 डिग्री पर 10। मैंने शहद का, दूध का और जल का एग्जाम्पल लिया था, तो जल की कम थी, फिर दूध और फिर शहद, मतलब शहद की सबसे ज्यादा, फिर दूध की, फिर जल की। इस प्रकार से चीजें हुई थी। और फिर दोस्तों ग्लिसरीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी श्यानता 830 है। तो यहां पर तो सबसे ज्यादा ग्लिसरीन की है, फिर शहद की है, फिर रक्त की है, फिर दूध की है, फिर जल की है। ये व्यवहारिक प्रश्न यहां से बन सकता है क्योंकि जितने भी तरल के नाम यहां पर लिखे गए हैं सारे उपयोग में आने वाले हैं। रक्त का तो आप हर क्षण उपयोग कर रहे हैं, पानी का आप समय समय पर करते रहते हैं और आपके शरीर में पानी रहता है, दूध का यूज भी होता है, ग्लिसरीन का उपयोग भी आप कर लेते हैं। तो सारी व्यवहारिक चीजें लिखी हुई हैं। यदि आपको यहां से प्रश्न बनेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा उल्टे सीधे प्रश्न बना रही है पीएससी, कितना हम पढ़ें। दोस्तों अब यही छोड़ देंगे आप तो फिर क्या पढ़ेंगे बताइए, है ना। तो इसे आप कवर करते लें। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं केशिकत्व की कि आखिर केशिकत्व क्या कहलाता है, कैपिलरिटी। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आप एक वीडियो में 1 यूनिट कवर करें। आप सभी के सुझाव सराहनीय हैं और काफी बढ़िया सुझाव हैं आपके, लेकिन काफी सारे फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे, जिस कारण से आपकी बहुत सारी मांगों को पूरा नहीं कर पाता मैं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और एक बात और, मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है एक, कि आपको कोई भी डाउट होता है एमपीपीएससी से संबंधित, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, आपको चिंता हो रही है, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा समय निकालकर, भले छोटा वीडियो होगा लेकिन वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक, तो अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपस में भी आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप कमेंट करें और जो लोग उसके आंसर दें पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन प्रश्नों का आंसर दें जो आपके सहपाठी आपसे पूछते हैं। ठीक है,
तभी बहुत हेल्दी कंपटीशन हो पाएगा और काफी मजा आएगा आपको तैयारी करने में। तो आप कमेंट सेक्शन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं जो डिस्कशन का काम कर सकता है। बस जिम्मेदारी के साथ आपको सारी चीजें करनी है। चलिए चर्चा कर लेते हैं केशिकत्व की। तो दोस्तों, कांच की कम त्रिज्या वाली और दोनों ओर से खुली नली के केश नली कहते हैं। दोस्तों यहाँ को होना चाहिए। कैसे कहते हैं? कांच की कम त्रिज्या वाली, ठीक, बहुत कम त्रिज्या वाली और दोनों ओर से खुली हुई नली को हम कहते हैं केश नली। इस प्रकार से आपको मिल जाएगी देखने। केश नली में होता क्या है? केश नली में जो द्रव होता है उसके ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को, ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। अब केश नली रखी हुई है, ठीक, तो यहां पे द्रव ऊपर भी चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा दोस्तों तो नीचे भी उतरेगा। तो इन दोनों घटनाओं को या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, इसे ही हम कहते हैं केशिकत्व। प्रश्न आ गया कि इस नली में केवल ऊपर चढ़ने की घटना को, द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो बोला नहीं भाई, चाहे ऊपर चढ़े या नीचे आए, केश नली में इन दोनों प्रक्रियाओं को होने के लिए हम केशिकत्व कह देते हैं। कंफ्यूज करने ऐसे स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब केशिकत्व के हम उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। प्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की गहराई, केश नली की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो लालटेन होती थी या डिब्बी घर में बना लेते थे इस प्रकार से, किस चीज के लिए? लाइट गोल होती थी तो मिट्टी तेल भर के इस प्रकार से रुई लगा के उजेला करने के लिए बत्ती लगा लेते थे। तो इसमें क्या तेल अपने आप ऊपर चढ़ता था। ये काय का उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। इसलिए प्लॉटिंग पेपर या कोई भी ऐसी चीज जो अवशोषित कर ले या ऊपर की ओर खींच ले द्रव को, उसे वो केशिकत्व की क्रिया के कारण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि जल तो नीचे होता है, लवण तो नीचे होते हैं। अब नीचे से ऊपर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो एग्जाम्पल भी केशिकत्व का है। इसके अलावा वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई इसलिए कर देते हैं क्योंकि जुताई से खेत में बनी केश नलियां टूट जाती हैं और जल ऊपर नहीं आ पाता, जिससे नमी बनी रहती है। अब खेत में क्या होता है? केश नलियां बन जाती हैं, छोटे छोटे से रंध्र छेद हो जाते हैं और नली के रूप में काम करते हैं। यदि किसान ऐसा ना करे, जुताई ना करे, प्लाऊ ना करे, तो जो केश नली है वो खेत में बनी रहेगी और उनसे पानी ऊपर आएगा और धूप और हवा के कारण पानी सूखेगा, जिससे खेत में नमी कम होगी। इससे फसल पर प्रभाव होगा, किसान का भी नुकसान होगा। तो वो क्या करता है? जुताई कर देता है। केश नली टूट जाती है, जिससे उनकी ये प्रक्रिया है जल के ऊपर आने की, क्योंकि क्या कहा गया है? दोनों ओर से खुली होनी चाहिए। अब एक ओर से बंद हो गई, ढक गई, यहां पर किसी ने जुताई करा दी, ढक गई, तो एक काम नहीं हो पाएगा, जल ऊपर आएगा नहीं, और जब जल ऊपर नहीं आएगा तो नमी बरकरार रखेगी। यह बेसिक क्वेश्चन है, व्यवहारिक ज्ञान वाली बात है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब ये क्या होता है भाई? तो चलिए इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, और इसका एसआई मात्रक होता है बार, ठीक। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आती है। प्रेशर कम होता है, गर्म चीजें ज्यादा टेम्परेचर पर होने लगती हैं। सारी चीजें समझनी है, व्यवहारिक समझ है ना। ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, जिस कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब को मापते कैसे हैं? बैरोमीटर से। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने लगता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो वर्षा होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तीन चीजों की बात हमने करी। एकाएक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरना,
इससे किस चीज़ की संभावना होगी? इससे आंधी तूफान आने की संभावना। और धीरे धीरे जब नीचे गिरता है तो इससे वर्षा होने की संभावना। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इससे क्या, दिन साफ रहने की संभावना रहती है। ध्यान रखना है, व्यवहारिक प्रश्न है, यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा, आपको गलत नहीं करना। जब एकाएक बैरोमीटर का पाठ्यांक या रीडिंग नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना रहती है। जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना रहती है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़े, किसका पाठ्यांक, बैरोमीटर की रीडिंग या पाठ्यांक, तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अंतिम विशेषता या गुण की, जो कि है घनत्व, डेंसिटी। दोस्तों, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को घनत्व कहते हैं। ठीक, घनत्व मतलब सघनता बोल सकते हैं। कोई मान लो 3 पदार्थ हमने लिए, ठीक, 3 पदार्थ हैं, एक पदार्थ में अणु इतने पास पास हैं, ठीक, एक पदार्थ में अणु थोड़े दूर दूर फैले हुए हैं, और एक पदार्थ में इस प्रकार से अणु हैं। तो यदि हम घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व होगा इस वाले ए पदार्थ का, उससे कम होगा बी पदार्थ का घनत्व, और सबसे कम होगा सी पदार्थ का घनत्व। क्या लिखा है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को, पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। दोस्तों, अब इकाई आयतन की यदि हम बात करें, यहां पर मान लो ले लीजिए तो पूरा धसा धसा दिख रहा है आपको। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आपको कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, और यहां पर बात करें तो बहुत कम मात्रा में पार्टिकल दिख रहे हैं। ए का घनत्व सबसे ज्यादा, बी का घनत्व ए से कम, सी से ज्यादा, और सी का घनत्व सबसे कम। उम्मीद है पहली लाइन आपको समझ में आई होगी। घनत्व को हम कैसे मापते हैं? घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, या संहिता बटे आयतन, या इंग्लिश में कहें तो मास बटे वॉल्यूम। अक्सर पुस्तकों में द्रव्यमान बटे आयतन m/v आपको लिखा मिल जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, संहिता भी द्रव्यमान के ही कंटेक्स्ट में यहां पर यूज किया गया है। अब द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व की हम बात करें तो द्रव्य का घनत्व बटे पानी का घनत्व। दोस्तों, घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां पर दोस्तों किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मतलब m⁻1 और आयतन मतलब l⁻3। l मतलब लंबाई, m मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, ठीक, और लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर -3 पावर के साथ। ठीक, तो वहां पर इस प्रकार से लिख देंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर पावर -3 लिख देंगे। दोनों एक ही बात है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना है बढ़िया तरीके से। बस यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, यदि डॉट लगेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बात करते हैं यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु द्रव्य में तैरती है, जैसे लोटा पारे पर तैरता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार से यहाँ पर इस चीज का वर्णन नहीं किया जा रहा है। द्रवों का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व का मापन यंत्र हाइड्रोमीटर होता है। हमने बात करी थी ना, जब यंत्रों की बात कर रहे थे, हाइड्रोमीटर से किसका मापन करते हैं? हम द्रव के घनत्व का या आपेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होने पर वस्तु द्रव में डूब जाएगी, एवं वस्तु का घनत्व कम होने पर तैरने लगेगी। बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सामान्य पदार्थ के घनत्व की। तो दोस्तों, इतनी चर्चा और कर लेते हैं हम कि कुछ सामान्य पदार्थ के घनत्व की बात कर लेते हैं, उनके आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, और फिर अपनी चर्चा को अगले वीडियो के लिए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे जल के घनत्व की बात करें, घनत्व, तो जल का घनत्व 1000, आपेक्षिक घनत्व 1.0। गाय के दूध का घनत्व 1028, आपेक्षिक घनत्व 1.028। भैंस के दूध का घनत्व कितना होता है? 1032। यहां पर आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? 1.032। दोस्तों, 1000 से भाग दे दिया है, आपको इस बात को समझना है। ठीक है, इसी प्रकार से अल्कोहल, पारा, एल्यूमिनियम, सोने की आप यहां पर
सारणी में जो डिजिट है या जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। जितनी चीजें मैंने आपको बताई सब कुछ आपको समझ आई होगी। दोस्तों सोने का घनत्व तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा शो हो रहा है, आपेक्षिक घनत्व यहीं पर इन्होंने 1000 का भाग दे दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। ठीक, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी प्रकार से इस पूरी यूनिट को कवर करने के लिए बने रहे हमारे साथ, और इन रीडिंग को जरूर देखने जो लिखी हुई है। ठीक, बने रहे हमारे साथ, मेहनत करें दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें यार। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो को बनाते हैं, तो आपसे सपोर्ट की थोड़ी सी अपेक्षा रख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने सवाल पूछ लें, या फिर हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो बढ़िया कमेंट कर दें, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, प्रयास करेंगे, यदि संभव हो पाएगा तो सुधार करेंगे। वीडियो बुरा लगा या टाइम बर्बाद वाला लगा तो आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही फिर हम आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वीडियो की उस पर विचार कर पाते हैं, और मोटिवेशन भी उनसे ही मिलता है। तो बस लगे रहें, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।